मित्रों, एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश के अंदर इंडिया की मुदाखलत को नॉर्मलाइज किया जाता रहा। यानी इंडिया की जानिब से ये जो शरारतें होती थी, उनकी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो असरअंदाज होने की कोशिश होती थी, इसको नॉर्मलाइज किया जाता रहा। देखा जाए तो वैसे ये गद्दारी है। किसी भी मुल्क के अंदर जब बाहर की फोर्स आकर इस तरह की हरकतें करती है और आप उस पर अगर चुप रहें या उसको सपोर्ट करें तो ये गद्दारी होती है असल में, क्योंकि ये आप अपनी सॉवरेनिटी को बेच रहे होते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जब सेटअप तब्दील हुआ है और ये हरकतें बंद करवा दी गई हैं जो कि पहले होती थी वहाँ पे इंडिया की जानिब से, तो इस पे इंडिया तिलमिला उठा है और वहाँ से फिर धमकियों का सिलसिला आए रोज़ शुरू हो चुका है। रोज़ाना कोई ना कोई इंडिया का ऑफिशियल उठ के धमकियाँ देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक ऐसी ही धमकी इंडिया के एक बड़े सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल जो कि अब रिटायर्ड है, वीरेंद्र कुमार गौर साहब, उनकी तरफ से भी आई है। गौर साहब का पहले तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा कैरियर बता दूं कि ये जो हैं आईजी रह चुके हैं बीएसएफ के, और इसके अलावा ये 1963 की जो लड़ाई थी उसमें भी शामिल थे। 65 की यानी 1965 की जो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई थी उसके अंदर भी ये शामिल थे, लाहौर फ्रंट पे लड़े थे। और 1971 की जो लड़ाई थी उसमें ये मेघालय के फ्रंट पे लड़े थे। तो इनका बड़ा शानदार मिलिट्री कैरियर रहा है। इनका ताल्लुक डोगरा रेजिमेंट से था। इन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने एक धमकी दी है यूनिस की सरकार को। उन्होंने बेसिकली कहा है मोहम्मद यूनिस को कि अच्छे बच्चे बन जाओ, वरना वो केओस पैदा होगा बांग्लादेश के अंदर कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर हमें छेड़ा आपने, हमें तंग किया, तो फिर वहाँ से चोट पहुँचाएंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि बांग्लादेश मिलिट्री बिल्ट अप, व्हाट्स द मैसेज टू न्यू दिल्ली। देखिए, इस हद तक सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया था बांग्लादेश की को कि अब अगर बांग्लादेश टैंक भी खरीद रहा है ना, ज़रा लेवल चेक करिए इन्फिल्ट्रेशन का जो कि डिफेंस के सिस्टम के अंदर की जा रही थी। टैंक भी अगर खरीद रहा है ना बांग्लादेश टैंक, तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि टैंक क्यों खरीद रहे हो? न्यूक्लियर बम नहीं बन रहा यहाँ पे, कोई टैंक खरीदी जा रहा है, सिर्फ टैंक जो कि मेन बैटल वेपन होता है किसी भी मिलिट्री के लिए। उसकी खरीदारी पे भी क्वेश्चंस उनके एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि ये क्यों खरीद रहे हैं। वीरेंद्र कुमार साहब कहते हैं, टू एवरीवन्स सरप्राइज बांग्लादेश हैज स्टार्टेड टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर सोफिस्टिकेटेड बैटल टैंक्स and also large quantities of automatic weapons. But why is Bangladesh trying to strengthen its arsenal? अब ये कोई बात हुई भला? ज़रा सवाल का लेवल चेक करिए। वो कह रहे हैं खरीद क्यों रहे हो ये? मतलब खामोशी से बैठे हुए थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे आपको, अब क्यों खरीद रहे हैं? हमने ज़बान दी हुई है ना एक तरह से कि हम आपके ऊपर इन्वेजन नहीं करेंगे, तो ज़बान पे बात मान लो। ख़रीदारी की क्या ज़रूरत थी? ये टैंक क्यों खरीद रहे हो? ऑटोमेटिक वेपन्स क्यों खरीद रहे हो? कह रहे हैं, बट वाई इज़ बांग्लादेश ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स आर्सेनल, और इज़ बांग्लादेश ट्राइंग टू सेंड एनी मैसेज टू न्यू दिल्ली अबाउट इट्स ग्रोइंग मिलिट्री हार्डवेयर? अब देखें, ये सूरत हाल है। यानी मिलिट्री की ख़रीदारी भी अगर की जा रही है ना, टैंकों की और हथियारों की, उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो। इस हद तक बांग्लादेश का जो डिफेंस का सिस्टम था वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कंप्रोमाइज़ हो चुका था। ये था शेख हसीना के दौर की जो डिफेंस पॉलिसी थी, उसकी असलियत ये थी। उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमने फाइटर जेट क्यों नहीं लिया मॉडर्न, शेख हसीना साहिबा के दौर में पैसे भी थे हमारे, तो उसकी वजह ये थी। जिस मुल्क के एक्सपर्ट आपको टैंक लेने पे वो पूछ रहे हैं टैंक क्यों खरीद रहे हो, तो डू यू रियली थिंक कि उनकी पपेट फाइटर जेट लेती? इतना कोई दमखम था अवामी लीग की सरकार के अंदर फाइटर जेट लेने वाला? पैसे थे, ले नहीं सकते थे, ऊपर से ऑर्डर था ना, न्यू दिल्ली से आदेश था, नहीं करना आपने, हमारी एयरफोर्स से मुकाबला करेंगे आप। ये था वो माइंडसेट असल में जो कि बांग्लादेश के ऊपर डिफेक्टो रूल कर रहा था। अवामी लीग उन्हीं की टीम बन के खेल रही थी ना। अच्छा, बहरहाल एक और भी धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है, इंडिया हैज़ आल्सो बीन काइंड विद बांग्लादेश, वाज गिवन हेल्दी एड्स एंड कंसेशंस इन एवरी इमेजिनेबल फील्ड। एज अ रिजल्ट द पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी ग्राफ स्काई रॉकेटेड। इनके दरमियान यानी इंडियंस के दरमियान और बांग्लादेशियों के दरमियान ह्यूज ट्रेड गैप है। ये सिर्फ अपने आलू टमाटर और टिंडे बेच रहे होते थे इधर, और इसको ये फेवर के तौर पर गिनवा रहे हैं कि हम जो आलू टिंडे अपने और ये बेच रहे होते थे आपकी तरफ, इसकी वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है, और हमने तो आपको बहुत बड़ी एड दी हुई है, हमारी एड की वजह से आपकी जीडीपी स्काई रॉकेट का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया है, स्काई रॉकेटेड हो गई। जितनी भी तरक्की की है आपने हमारी वजह से की है। हमारे आलू टिंडे, हमारे चावल, हमारी गंदम, हमारे प्याज ये आते थे, तो इस वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है।
और फिर वो कहते हैं कि इट इज़ शॉकिंग टू सी मोहम्मद यूनिस वांट्स टू लिटरली नलिफाई ऑल एग्रीमेंट्स साइंड बाय शेख हसीना विद इंडिया. ही इज एन इकोनॉमिस्ट हु सीम्स टू फॉरगेट दैट बांग्लादेश विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट गुड नेबरली एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया. कह रहे हैं ये जो मोहम्मद यूनिस सारी की सारी एग्रीमेंट से रिव्यू कर रहा है या ख़त्म कर रहा है, इनको याद रखना चाहिए कि ये उनके खुद के लिए प्रॉब्लम होगा अगर वो हमारे साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स ख़त्म कराते हैं. और आखिर में वो कहते हैं कि इफ़ बांग्लादेश डजंट अंडरस्टैंड द रियलिटी, ये लाइन वो है जिसके बारे में मैंने कहा कि धमकी दी गई है कि यूनिस की सरकार को चेंज करेंगे. इफ़ बांग्लादेश डजंट अंडरस्टैंड द रियलिटी, इट इज़ ईदर हेडिंग फॉर मैसिव केओस और एन अपराइजिंग विच मोहम्मद यूनिस विल नॉट बी एबल टू हैंडल. क्लियर अल्फाज हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. अगर प्यार की भाषा नहीं समझेंगे तो अपराइजिंग होगी आपके मुल्क के अंदर और आप उसको फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे. ये अपराइजिंग कौन करेगा? प्रो इंडिया फोर्सेस ही करेंगी ना. जब वहाँ से धमकियाँ आ रही हैं तो अपराइजिंग प्रो इंडिया फोर्सेस की जानिब से ही हो सकती है. प्रो इंडिया फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर एक ही हैं. इंडिया ने सारे अंडे एक ही जमात की टोकरी में डाले हुए थे, दैट वाज शेख हसीना. तो वहाँ से उनकी जानिब से वो कहते हैं कि अपराइजिंग होगी. अब देखें, मौजूदा अगर हम सेटअप की बात करें तो अभी कुछ रोज़ पहले ही एक कॉल दी गई थी अवामी लीग की जानिब से, कंट्री वाइड हड़ताल की कॉल दी गई थी. अच्छा, हड़ताल हुई भी, किसी को पता भी नहीं चला कि हड़ताल है. सारे बैंक्स खुले हुए थे, सारे स्कूल्स खुले हुए थे. कहीं पर भी मुल्क के अंदर सवाए 4-6 इलाकों के जहाँ पर लोग कुछ निकले हैं, कुछ 100 लोग निकले हैं. अदरवाइज जहाँ पर भी ये निकले हैं 2-4 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं थे. मुल्क एज यूजुअल चलता रहा, नॉर्मली चलता रहा. अब ये इतनी कलील तादाद में लोग, छोटी तादाद में लोग अपराइजिंग तो क्रिएट नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स. अगर इंडिया अपराइजिंग क्रिएट करेगा यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वो बाय द वे सिर्फ अकेले ये वीरेंद्र कुमार गौर साहब नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंडिया के एक्सपर्ट धमकी दे चुके हैं इस तरह की कि अपराइजिंग होगी. तो वो अपराइजिंग इनकी तरफ से तो नहीं हो सकती, अवामी लीग की तरफ से, बिकॉज दे आर डाउन एंड आउट. उनके जो लोग हैं वो अपनी एफिलिएशन छुपाते फिर रहे हैं. अगर वो पहले अवामी लीग के थे भी, धड़ल्ले से बोलते थे हम तो अवामी लीग के हैं, अब वो नहीं बताते कि हम अवामी लीग के. उनको ख़तरा होता है कि लोग पकड़ के कूटेंगे हमें. लिहाजा इनकी तरफ से, अवामी लीग की तरफ से तो अपराइजिंग नहीं हो सकती. इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स. ये कुछ और हो सकता है, किसी और डिज़ाइन पर ये काम कर सकते हैं जिसके तहत ये बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं.